आईने का प्रतिबिंब परछाई जितना ही मिथ्या होता है और सपने हकीकत से दूर रखने वाले छलावे। लेकिन जब हकीकत इंसान को छलती है तो वक्त भी उसका साथ छोड़ देता है। रोटी, कपड़ा और मकान इंसान की बुनियादी जरूरतें हैं, लेकिन इंसान की भूख अगर उसकी आंखों में उतर जाए और अपने घर को भरने के लिए झूठ और फरेब का सहारा लिया जाए तो स्वार्थ के घड़े भर तो जाते हैं, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझती। माना कि जिंदगी संघर्षों से भरी है, लेकिन दूसरों को छलने वाले जब पछतावे की आग में सुलगते हैं तो अपने आप को कोसने के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता। साहब, आज परवीन ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। ये देखिए साहब, ये बहुत मारा साहब, मुझे बहुत मारा। पिछले हफ्ते उसने कहा था कि तूने उसे मारने की कोशिश की। साहब, वो सब झूठ था। झूठी शिकायतें तो तुम दोनों लाती हो। अब तक तुम्हारे खिलाफ 3 और तुम ये उसके खिलाफ चौथी करने आ गई हो। नहीं साहब, मैं सच बोल रही हूँ। ये मेरे जख्म देखिए साहब, वो सच्चाई मेरी बयान कर रहे हैं। उसने तो गुंडे भेजे थे मुझे मरवाने के लिए। पहले उन्होंने मुझे बहुत मारा, फिर मुझे धमकी दी कि मैं अपना हक बोल जाऊं। अब जब मैं नहीं मानी ना साहब तो मुझे जान से मारने की कोशिश की। आज बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी जान बचाई है साहब। अगर आपने कोई कार्रवाई नहीं की ना साहब तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। तुमने मरियम को मरवाने के लिए गुंडे भेजे थे? नहीं साहब, वो मरियम झूठ बोल रही है। लेकिन उसने तो बोला कि तुम्हारे भेजे गुंडों ने तुम्हारे नाम से उसको धमकाया, जान से मारने की कोशिश भी की। गुंडे तो मरियम के वो दोनों मुश्तंडे बेटे हैं जो हम दोनों बहनों का रोज पीछा करते हैं। घर से निकलना तक मुश्किल करके रखा है दोनों ने हमारा। चल ऐसा करते हैं, हम हमारे सब्जी चला लिया। लोमड़ी की नस्ल सालो, अगर हमारा पीछा किया तो सब देख रहे हैं। अरे देख रहे हैं तो क्या, सब लोग से देख ही रहे, कोई ना पकड़ के मारता क्यों नहीं है? चला लिया, चल यहाँ से। साहब, उनकी शिकायत हम आपसे ना कर दें, इसीलिए ये दाव खेला है उसने। पाटिल, कामिल और उसकी बीवी मरियम को पुलिस स्टेशन बुलाओ। सर। और तुम भी पुलिस स्टेशन आओ। आज या तो तुम लोगों की सुलह होगी या सबके सब लॉकअप में होंगे। साहब मैं जो साहब ना मैं क्या मैं मत कर। इन सब का मुखिया है तू। अगर अपना कुनबा संभालने का बूता नहीं है तो 2 शादियां क्यों की? मुझे नहीं पता था कि ये वश में शौक मेरी इज्जत तार-तार कर देगा। ईमान की कसम खाता हूँ साहब कि मेरे अंदर इंसान है। तो क्या हम जानवर हैं? हाँ, पर अपनी इस लोमड़ी को संभाल ले। हाँ, अरे लोमड़ी होगी तू। अगर तेरे अंगूर खट्टे निकले इसका मतलब ये नहीं है तू किसी और की मिठास छीनेगी। अरे छीना तो तूने है हमारा सुकून। तेरे वो बेगैरत लौंडे सरेआम मेरी लड़कियों का दामन खींचते हैं। तू और तेरी लौंडियों ने ना अगर अपने बुरके संभाले होते तो संभालने वाला मैं मुंह नोच लूंगी। बस, आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। आज के बाद अगर तेरी बीवियां, बेटियां या बेटे कोई भी झूठी शिकायत लेकर यहां आया और हमारा टाइम बर्बाद किया तो उनसे तो मैं बाद में निपटूंगा। पहले मैं तुम्हारी अस्सलाम वालेकुम कामिल भाई। हाँ भाईजान, कुछ सुलह हुई? ये मसला सुलझने वाला नहीं है माजिद मियां। दोनों ही सुलग रही हैं। लगता है मुझे अब कुछ दूसरा ही तोड़ निकालना पड़ेगा। तोड़ तो निकालना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारा दिलफेक बाप उस घर को उन्हीं के नाम कर देगा। अब ये घर में अपने नाम कराकर ही दम लूंगी। अम्मी, ये बात तो तुम तब से बोल रही हो जब से तुम्हारे शौहर इस घर से गए। लेकिन इस बार मेरा दांव खाली नहीं जाएगा। लेकिन अम्मी, आप करने क्या वाली हो? उसे अपनी लौंडियों की आबरू की बहुत फिक्र है ना, लेकिन इस बार वो वहां से बेआबरू होकर निकलेंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा अम्मी। उसके दोनों बेटों को रेप चार्जेस में अंदर करवा देंगे हम। लेकिन अम्मी, पुलिस को यकीन कैसे दिलाएंगे कि वो तीनों धंधा करती हैं?
गैर मर्दों के साथ ताल्लुकात हैं उनके। इस झूठ को सच बना के परोसने का क्या अंजाम हो सकता है? कभी सोचा है तुम दोनों ने? जो अंजाम हम भुगत रहे हैं उसे बदलने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। तुम अपनी हद में रही होती अम्मी तो हमारी जिंदगी का ये अंजाम कभी नहीं होता। आपा, जो हो गया उसे दोहराने का वक्त नहीं है, ये बदला लेने का वक्त है ये। ये क्या बना दिया तुमने आलिया को अम्मी? तू भी मेरी ही बेटी है, मैं भी तेरे जैसा ही सोचती थी, पर अब जो कुछ भी करने जा रही हूँ उसमें हम सबका ही भला है। गलत रास्ते से कभी किसी की जिंदगी खुशहाल नहीं बनती अम्मी। तो क्या जिंदगी भर अपनी बदहाली पर रोते रहेंगे हम? खून के आंसू रुलाने के लिए खून के खूंट भी पीने पड़ते हैं और खून बहाना भी पड़ता है। अम्मी, हम आपके साथ हैं। लेकिन अब्बू, माजिद मियाँ वो दोनों रुकने वाली नहीं है। पुलिस अब उन्हें नहीं मुझे तोड़ेगी और मुझे अपनी हड्डियां नहीं तोड़वानी। तो फिर आगे क्या सोचा है? अब जो सोचा है वही होगा। अगर तूने हमारा साथ नहीं दिया मैं तो गलत का साथ कभी नहीं दूंगी अम्मी। जैसे एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरह से दोहरी शख्सियत रखने वाले कभी भी एक सुकून भरा आशियाना नहीं बना सकते। घर में 4 बर्तन होंगे तो खनकेंगे ही। इस कहावत से ज्यादा विशैला मुहावरा है अपनी ही थाली में छेद करना। जब अपने ही अपनों की शय और मात में दिलचस्पी लेने लगे तो रिश्तों की बिसात पर शुरू होता है नफरत का खेल। भाई साहब, वो रिक्शा के पीछे चलना। क्या हुआ? मेरी शक्ल भी भूल गई? हेलो, हट जाओ, हटो हटो, साइड हटो। थोड़ा सामने से। सर, दोनों के गले पे काला नीला मार्क है, शायद गला घोंट के मारा गया। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, दोनों लड़कियों की मां परवीन गायब है और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। ये सारा खाने पीने का सामान भी फॉरेंसिक में भेजो। सर, ये असलम, ये इनके घर में ऊपर भाड़े पे रहता है, इसी ने हमें कॉल किया था। सर, मुझे नहीं पता कि आंटी कहाँ पर है। मैंने तो आलिया और फातिमा की डेड बॉडीज देखी तो 100 नंबर पे कॉल कर दिया बस। वो तो फर्स्ट फ्लोर पे रहता है ना, तो यहाँ से शोर शराबे की, झगड़े की, तोड़फोड़ की आवाज तो सुनी होगी। सर, इनके यहाँ तो रोज तो झगड़ा होता था। इनफैक्ट सर, कल भी हो रहा था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। कल रात घर के आसपास इनके बाप, भाई, दोस्त, रिश्तेदार या कोई शक्मंद किसी को देखा? नहीं सर, मैं जॉब पे से आता हूँ और सीधा सो जाता हूँ। क्या काम करता है? सर, डोमिनिक में पिज्जा डिलीवरी बॉय हूँ। सुबह कॉलेज आता हूँ और इवनिंग शिफ्ट में जॉब करता हूँ। सुबह सबसे पहले लाशें तूने ही देखी? हाँ सर, मैं सुबह रेंट देने के लिए आया था तो देखा कि इनका दरवाज़ा खुला था। और कब से किराए पे रह रहा है? तकरीबन 1 साल से। सर, पड़ोसियों ने भी यहाँ किसी अनजान या परवीन के पति कामिल या उनके बेटे जुनैद और वसीम और मरियम को भी यहाँ पे नहीं देखा।
लेकिन ये कांड मरियम और उसके दोनों बेटों का ही किया धरा है। सबको लेके आओ, और उस परवीन के पति कामिल को भी। सर। दो बिल्लियों की लड़ाई में रोटी बंदर खा जाता है। इस कहानी का ये सबक हम सब ने बचपन में पढ़ा होगा, लेकिन जानवरों का तर्क देकर इंसान को समझाना हमेशा कारगर सिद्ध नहीं होता, क्योंकि कुछ इंसानों की प्रवृत्ति जानवरों से भी बदतर होती है। और आलिया और फातिमा की हत्या ऐसी ही पशुता का प्रमाण था। लेकिन उनकी हत्या में किसका क्या फायदा और कैसा मकसद छुपा था, और उनकी मां परवीन इस वक्त कहां थी? इन सवालों के जवाबों की तलाश में पुलिस का परिचय इन मां बेटियों की जिंदगी के ऐसे पहलुओं से होना था जो इस केस को 4 साल पीछे ले जाने वाला था। आलिया और फातिमा तुम्हारी सगी बेटियां नहीं थी? वो परवीन के पहले शौहर सादिक की बेटियां थी। ये सादिक कौन है? सादिक हमारे होटल पे सब्जी सप्लाई करता था। परवीन कभी कभी पैसे लेने आती थी, तभी से हमारी बोलचाल है। तो तुमसे निकाह करने के लिए उसने अपने शौहर को तलाक दे दिया? नहीं, तलाक नहीं साहब। सादिक का तो 4 साल पहले ही इंतकाल हो गया था। मुझे उस बेवा पे तरस आ गया और मैंने निकाह कर लिया। लेकिन फातिमा और आलिया को भी मैं अपनी ही औलाद समझता था, और आप मुझ पे शक कर रहे हैं कि मैंने उनको मारा है। परवीन अब कहाँ है? मैं भी उसकी गुमशुदगी से हैरान हूं साहब। हमें हैरान करके कोई फायदा नहीं है साहब। इन हत्याओं की जो असली जड़ है उसे ढूंढिए। तू कहना चाहती है परवीन ने अपनी बेटियों को मार दिया? अरे साहब, वो औरत नहीं थी, दल्ली थी, दल्ली। अपनी बेटियों से धंधा करवाती थी। ये भी तुम्हारे पिछले आरोपों की तरह झूठ है। बल्कि सच ये है कि अपनी माँ के कहने पर तुम दोनों ने मिलकर आलिया और फातिमा का मर्डर किया। नहीं साहब, हमने नहीं मारा उन्हें। हम सच बोल रहे हैं। हमने अपनी आंखों से आलिया को कई बार अलग अलग कस्टमर के साथ देखा है। आलिया को किसी के साथ देख लिया तो उसका यह मतलब है कि वो प्रोस्टिट्यूशन करती थी। और फातिमा? फातिमा तो अपनी माँ के और बड़े धोखे का शिकार हुई। कैसा धोखा? 6 महीने पहले उसकी मंगनी हारून से हुई। हारून? वो निकाह तो फातिमा से करना चाहता था, पर उससे इश्क परवीन लड़ा रही थी। परवीन फातिमा को इन दोनों के रिश्ते की सच्चाई पता चल गई, इसीलिए उसने हारून से रिश्ता तोड़ दिया। और कामिल को भी परवीन की सारी असलियत पता चल गई, इसीलिए वो परवीन को छोड़कर हमारे साथ रहने लगा। मुझे तो लगता है कि परवीन अपनी दोनों बेटियों को मारकर हारून के साथ भाग गई। मरियम और तेरे बेटे के आरोपों में कितनी सच्चाई है? साहब, मेरे जख्म मत कुरे दिए। हाथ जोड़ता हूं आपके। हाथ मत जोड़, सच बोल, वरना ये हाथ पैर सब टूट जाएंगे। मैंने परवीन से सच्ची मोहब्बत की थी। तो फिर परवीन और उसकी बेटियों को छोड़ने की वजह क्या थी? साहब, जो उन्होंने कहा है आप वही समझ लो। मतलब तू अपनी जबान नहीं खोलेगा? मैं अपनी जबान से उनकी इज्जत तार तार नहीं करना चाहता। इनका भरोसा नहीं किया जा सकता। परवीन, आलिया और फातिमा के साथ साथ इनकी कॉल डिटेल्स भी निकलवाओ और पता लगाओ ये हारून कौन है। सर, मैंने आलिया और फातिमा के मोबाइल चेक किए, दोनों फोन से। कल रात 9 बजे से 12 बजे के बीच परवीन के नंबर पर बहुत कॉल हुई, लेकिन परवीन ने उनका कॉल रिसीव नहीं किया। इसका मतलब उनका मर्डर रात 12 बजे के बाद हुआ। सर एक बात और, फातिमा के मोबाइल स्क्रीन पे उसकी फोटो एक लड़के के साथ है, ये देखिए। पटेल, कहीं यही हारून तो नहीं? मरियम ने जो सिक्का उछाला उसके एक तरफ परवीन तो दूसरी तरफ हारून का जिक्र आया। इनके नाजायज रिश्ते को आलिया और फातिमा की हत्या की वजह बताया गया। साथ ही साथ आलिया और फातिमा के चरित्र पर भी सवालिया निशान खड़े किए गए। जब आग लगाने वाले राख को कुरेदने की बात करते हैं तो लगता यही है कि झूठ को शीशे में उतारा जा रहा है, लेकिन कभी कभी सच के पैमानों में भी झूठ के जाम भरे होते हैं। सर, परवीन के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक उसकी हत्या से पहले शाम 5:30 बजे दहीसर के एक पीसीओ से उसे कॉल आया, जिसके बाद वो शाम 6:30 बजे वहां पर पहुंची। और सर उसी रात 1 बजे तक उसका फोन वहां पर एक्टिव रहा और उसके बाद बंद हो गया। उस रात कामिल, मरियम और उसके दोनों बेटों के फोन की लोकेशन कहाँ थी? मरियम की फोन लोकेशन उसके नया नगर वाले घर की थी। कामिल, जुनैद और वसीम अपने काशी मीरा वाले होटल के पास थे। पाटिल, ये इनका सोचा समझा षड्यंत्र हो सकता है, और पीसीओ से फोन करके परवीन को दहीसर बुलाना इन हत्याओं को अंजाम देने की चाल। ये सब देड़चन है। फोन लोकेशंस को लेकर के इनको शक के दायरे के बाहर रखना ठीक नहीं होगा।
लेकिन सर आलिया और फातिमा के मोबाइल से रात 9 से 12 बजे के बीच में जो कॉल हुए थे वो ये भी एक साजिश हो सकती। अभी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा ना कि ये सारे कॉल्स उनके मरने से पहले हुए या मरने के बाद। वैसे इन माँ बेटियों की सबसे ज्यादा बात किससे होती थी? सर आलिया के मोबाइल से उसके कॉलेज के जिशान नाम के लड़के को कॉल ज्यादा होते थे और फातिमा के मोबाइल से हारून को। इस जीशान को भी बुलाओ। और ये हारून कब आ रहा है? सर मैं तो यकीन भी नहीं कर पा रहा कि अब फातिमा। तेरे आंसू सच्चे हैं या घड़ियाली? सर जिसने आपके मन में गलतफहमी पैदा की है उसने 6 महीने पहले मेरे और फातिमा के बीच में भी गलतफहमी पैदा की थी। तो तेरे और परवीन के बीच कोई रिश्ता नहीं था? सर वो मेरी माँ थी। मतलब उसे भी मार दिया? सर मैं क्यों मारूंगा? और वैसे भी जब ये सब कुछ हुआ तो मैं मुंबई में भी नहीं था। तेरे फोन की लोकेशन तो मुंबई से बाहर की थी, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि तू यहीं हो और तेरा फोन कोई पुणे लेकर गया हो। परवीन की बॉडी ठिकाने लगा दी या परवीन ने तेरे साथ अपना ठिकाना बदल लिया? सर आप गलत कह रहे हैं। तो तू बोलना सही क्या है? ऐसा क्या जादू किया रे तूने फातिमा पर, जो 6 महीने पहले तुझे परवीन के साथ हम बिस्तर देखने के बाद भी पिछले 1 महीने से वो तेरे टच में थी, तेरे साथ सेल्फीज, प्यार मोहब्बत वाले मैसेजेस? सर 6 महीने पहले फातिमा ने मुझे नहीं बल्कि मैंने फातिमा को छोड़ा था, क्योंकि सर मरियम ने यह कहकर मेरे कान भरे थे कि फातिमा कैरेक्टरलेस थी। मैं सच कह रही हूँ, फातिमा का कई लड़कों के साथ चक्कर है। उसकी माँ और बहन ना किसी से कम नहीं है। लेकिन आप तो उनकी बड़ी माँ है ना। मैं उन्हें कुछ नहीं मानती और तुझे इसलिए आगाह करने आई हूँ कि कल को तुझे बलि का बकरा बना के कहीं पैसे ना ऐंठ ले। लेकिन सर 1 महीने पहले मरियम और उनके दोनों बेटे जुनैद और वसीम की सच्चाई मेरे सामने आ गई। अगर हमारा पीछा किया तो आलिया सब देख रहे हैं? अरे देख रहे हैं तो क्या, सब लोग से देख ही रहे हैं, कोई इन्हें पकड़ के मारता क्यों नहीं है? चल यहाँ से। उसके बाद मैंने खुद सच का पता लगाया। सर वो लोग उनको जानबूझकर बदनाम कर रहे थे ताकि वो लोग परेशान होकर ये शहर छोड़ दें और वो उनका घर हड़प लें। ये तुझे बताया किसने? आलिया ने। और फातिमा तो इतनी स्वाभिमानी थी कि वो अपनी अम्मी और बहन को कहती थी कि उनको जो कुछ भी चाहिए वो दे दो। सर फातिमा बहुत अच्छी लड़की थी। फातिमा, आई एम सॉरी फातिमा। फातिमा वो फातिमा 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 प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने मरियम की बातों में आके कल को मुझसे निकाह करके फिर से मुझ पे शक किया तो? नहीं फातिमा ऐसा नहीं होगा आगे। फातिमा ये सब तमाशा मत करो। फातिमा प्लीज मुझे एक मौका दे दो, एक मौका बस। मैं जिंदगी भर तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। सर फातिमा बहुत अच्छी लड़की थी, मैंने उसे गलत समझा, उसके बाद भी उसने मुझे माफ कर दिया। सर 7 अगस्त की रात 12 बजे के आसपास आलिया और फातिमा की हत्या हुई। गला घोंट के मारा गया, लेकिन हत्या से पहले उन्हें बेहोशी की दवा दी गई जो उनके घर से बरामद हुई फिश करी में मौजूद थी। पटेल इसका मतलब है कि किसी ने पर्पसली उनको फिश करी खिला के बेहोश किया और फिर उनके फोन से परवीन को कॉल्स किया। हो सकता है उसका मकसद परवीन को घर बुलाना रहा होगा, लेकिन परवीन नहीं आई और आलिया और फातिमा को होश आ गया। या फिर यह भी हो सकता है कि यह हारून और परवीन की साजिश हो और घर से निकली, अपना फोन दहीसर में किसी के पास छोड़ा और वापस आई, फिर अपने ही बेटियों के फोन से खुद के नंबर पर कॉल्स किए। उनकी ये प्लानिंग पिछले 1 महीने से चल रही थी। वो खुद ही फातिमा के मोबाइल से हारून को कॉल्स और मैसेजेस कर रही थी ताकि जब हारून अपना बयान दे तो हारून पे भी शक ना जाए। सर मैंने हारून की अलीबाई चेक की, मर्डर वाली रात वो पुणे में ही था। पाटिल कहीं ऐसा तो नहीं कि परवीन और उसकी बेटियां मरियम और उसके बेटों के बदले का शिकार हो गई?
हो सकता है इन्होंने परवीन को मार के ठिकाने लगा दिया हो, ताकि हम परवीन को अपनी ही बेटियों का मर्डर समझ के ढूंढते रहे। सर मैंने परवीन, फातिमा और आलिया की बैंक की स्टेटमेंट चेक की। आलिया के बैंक अकाउंट में 1.5 लाख रुपए हैं, जबकि उसकी माँ और बहन के अकाउंट में 6 और 7 हजार रुपए। इस आलिया के बॉयफ्रेंड जीशान का क्या स्टेटस? सर मेरी उससे बात हुई है, कॉलेज के बाद आ जाएगा। सर आलिया मेरी अच्छी दोस्त थी, हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, इसलिए अक्सर हमारी बातें हुआ करती थी। तेरा अफेयर था उससे? जी सर। आलिया तुझसे उधार भी मांगती थी क्या? नहीं सर, लेकिन आप ये सब। आखिरी बार कब मिले थे उससे? सर 7 या 8 अगस्त को। 8 को नहीं, 7 को, क्योंकि उस रात उसका मर्डर हो गया। लेकिन सर मैं शाम को थोड़े टाइम के लिए मिलने गया था उससे। चलता हूँ यार। नहीं, डिनर करके जाना, आज फिश करी का प्रोग्राम है। तू बना रही है? नहीं मैं नहीं, कोई और आ रहा है। कौन? मेरा बॉयफ्रेंड। मतलब मेरे अलावा कोई और भी है? बहुत है सर, मुझे नहीं पता आलिया की जिंदगी में और कौन कौन था। कोई भी हिंट जो उससे कभी मिला हो, उसे छेड़ता हो। बोल। साहब वो झूठ बोल रहा है। मैं कभी उसके कॉलेज नहीं गया। निशान ही नहीं, हरुण ने भी तुम दोनों को उन्हें परेशान करते हुए देखा था। हारून परवीन की पढ़ाई बोल रहा है, ये परवीन की चाल है, दोनों मिले हुए हैं साहब। तुम कहना चाहती हो कि उसने ही अपनी दोनों बेटियों को मार दिया, लेकिन इसमें फायदा तो तुम्हारा ही है। तुम्हारे शौहर के नाम का वो मकान अब तुम्हारा हो जाएगा। साहब परवीन चाहती थी मैं मीरा रोड वाला घर उसके नाम कर दूं। तो तूने क्या किया? कामिल उसके साथ रहता जरूर था, पर उसने उससे निकाह नहीं किया था, फिर वो किस हक से घर मांग रही थी। तो इस बारे में तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? आप पहले ही मुझ पर खून का इल्जाम लगा रहे थे, मैं डर गया। वो औरत इतना गिर गई थी कि एक दिन मेरी और कामिल की गैर मौजूदगी में मेरे घर में घुस गई अपनी बेटियों के साथ। मुझे नहीं जाना है। अरे ये क्या हो रहा है? मेरे खाना चुप कर, हट। अरे ये क्या करे? ये सब क्या हो रहा है यार? खाला हमने कुछ नहीं किया, ये लोग जबरदस्ती घर में। ना बेटा, मैंने सब देख लिया। क्या देखा? इन लड़कों ने मेरी लड़कियों के साथ। चुप, झूठ मत बोलना। साहब वो तो जीनत की वजह से हमारी इज्जत बच गई, वरना तो वो औरत हमारे बेटों को बदनाम करने की सोच कर आई थी। हाँ ये सच है, मरियम और उसके बेटे कभी किसी का कत्ल नहीं कर सकते। और जिस रात कत्ल हुआ उस रात मरियम मेरे साथ मेरे घर पे ही थी। साहब उस रात मेरा पार्टनर कामिल और उसके दोनों बच्चे यहीं थे, उसके बाद हम सब साथ में घर गए। सब मरियम और उसके बेटों ने यह भी बोला था कि परवीन अपनी बेटियों से धंधा करवाती थी, फिर उनको मारने के बाद अपने आशिक के साथ भाग जाने का मोटिव। हो सकता है कि मरियम के बेटों को बदनाम करने की चाल नाकामयाब होने के बाद फातिमा ने उसका विरोध किया हो, आलिया ने भी उसका साथ दिया। तो इस थियरी के हिसाब से परवीन का मोटिव समझने के लिए हमें परवीन के कैरेक्टर को समझना होगा। पता लगाओ कामिल की जिंदगी में आने से पहले परवीन का अपने स्वर्गीय पति सादिक के साथ रिश्ता कैसा था, और साथ साथ ये भी पता लगाने की कोशिश करो कि हत्या से पहले पीसीओ से किसने परवीन के मोबाइल पे फोन किया था। सर जिस पीसीओ से परवीन को कॉल हुई थी, उसके सामने वाली शॉप की सीसीटीवी फुटेज मिल गई। साहब बताता हूँ साहब, मैंने उसे कॉल किया था, पर साहब हमने मारा नहीं। कॉल किस लिए किया था? हेलो, तेरी बेटी जिसके साथ सोती है उन सब के साथ फोटो है मेरे पास। कौन बोल रहा है? पहले मेरी बात सुन, अगर तू चाहती है वो फोटोग्राफ्स तेरी दुश्मन मरियम के पास ना जाएं, तो मुझसे आकर मिल।
साहब उसे हमने एक गेस्ट हाउस में बुलाया था पर वो आई नहीं साहब। आई नहीं या उसको किडनैप करके आलिया और फातिमा को मार दिया तुमने? नहीं साहब, हमने नहीं मारा। आलिया के वो फोटोग्राफ्स का? साहब वो हमने झूठ बोला था। हाँ लेकिन ये सच है कि आलिया धंधा करती थी। तो उसे बुलाया किस मकसद से था? वो साहब हम उसको बेहोश करके उसकी न्यूड फोटोग्राफ्स लेने वाले थे ताकि उसको ब्लैकमेल करके अपने अब्बू जान का घर खाली करवा लें। मतलब परवीन आई थी लेकिन तुम लोग जो चाहते थे वो कर नहीं पाए इसलिए उसे मार दिया। सर, जिस गेस्ट हाउस में जुनैद ने परवीन को बुलाया था वहां जुनैद और वसीम ने रूम तो लिया था लेकिन गेस्ट हाउस के स्टाफ ने वहां परवीन को नहीं देखा और वो दोनों भी रात 9 बजे वहां से चेकआउट करके चले गए। वसीम, जुनैद और मरियम, इनसे इनका 36 का आंकड़ा था लेकिन मर्डर से पहले फिश करी में बेहोशी की दवा मिलाई गई। यानी ऐसा कोई शख्स भी वहां मौजूद था जो आलिया और फातिमा का करीबी था। सर, ये लोग बार बार ये भी दावा कर रहे हैं कि आलिया प्रोस्टिट्यूशन में थी। उसके अकाउंट में इतना पैसा होना, कहीं सर इस मर्डर में उसके किसी कस्टमर का तो हाथ नहीं? वसीम और जुनैद ने आलिया को जिस जिस गेस्ट हाउस के बाहर देखा है वहां पता करो वो किन किन से मिलती थी। पुलिस एक तरफ ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार आलिया के बैंक अकाउंट में इतना पैसा होने का असल राज क्या था और साथ साथ आलिया से जुड़े रहस्यों का भी खुलासा हो गया। सर, आलिया अलग अलग आदमियों के साथ नहीं, सिर्फ इस अकेले के साथ मीरा रोड के गेस्ट हाउस में टाइम स्पेंड करती थी। बता दो साहब, आलिया मुझे 6 महीने से बेवकूफ बना रही थी साहब। सब वो कामिल से मिलने आती थी, मैं उसकी खूबसूरती देख के फिसल गया था। मुझे लगा कि मैं भी उसे पटा सकता हूं। फिर मैं धीरे धीरे उस पर चांस मारना शुरू कर दिया। मैंने उसे निकाह करने का फैसला कर लिया लेकिन वो मुझसे निकाह नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसका लफड़ा पहले ही जिशान से चालू था। इसलिए तेरी जल गई और तूने उसे मार दिया। नहीं, मैंने उसे नहीं मारा। उस रात तो साहब मैं होटल में ही था। लेकिन जिस रात उसका मर्डर हुआ तूने उसे अपना स्पेशल फिश करी भिजवाया था। कौन सा डिलीवरी बॉय लेकर गया था? बोल कौन लेके गया था? सब मैं अपनी बेटी की कसम खा के कहता हूँ साहब, कोई फिश करी नहीं भिजवाई साहब, मैंने कोई फिश करी नहीं भिजवाई। पुलिस इस केस के हर एंगल को इन्वेस्टिगेट कर रही थी और परवीन की तलाश में उसका अतीत भी खंगाला जा रहा था, जिसके लिए पुलिस उसके पहले पति के घर भी पहुंची। जी बोलिए। जी हमें सादिक और उसकी बीबी परवीन के बारे में कुछ बात करनी है आपसे। यही सादिक है, वेजिटेबल सप्लाई की आड़ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता था। 5 साल की कैद हुई थी, अभी 1 अगस्त को ही रिहा हुआ है। मतलब परवीन ने कामिल से झूठ बोला कि सादिक का इंतकाल हो गया। सादिक इस हत्याकांड से 1 हफ्ते पहले ही बाहर आया। कहीं सर उसी ने तो बदला लेने के लिए कांड तो नहीं किया? परवीन का पहला पति जिंदा भी था और एक क्रिमिनल भी था। यह खुलासा इस केस का एक टर्निंग पॉइंट था।
लेकिन परवीन की गुमशुदगी और उसकी बेटियों की हत्या में सादिक का क्या रोल हो सकता था, ये जानने के लिए पुलिस सादिक की तलाश में जुट गई। लेकिन इस केस में कई और घुमाव आने अभी बाकी थे। सर, सादिक को परवीन के भाड़ोतरी समेत कई लोगों ने वहां देखा था। वो परवीन के घर के पास किराए का रूम लेने के बहाने एक स्टेट एजेंट से मिला था, जिसने सादिक को परवीन का मोबाइल नंबर दिया था। हो सकता है कि ये फिश करी का प्रोग्राम जेल से छूटे हुए बाप से मिलने की खुशी में हो। इस सादिक के बाप का फोन भी सर्विलेंस पे डलवा हो। सर, अंदर देखो कौन है। अगर तू चाहती है वो फोटोग्राफ्स तेरी दुश्मन मरियम के पास ना जाएं, तो मुझसे आकर मिल। लेकिन तुम बोल कौन रहे हो? जब मिलेगी तो पहचान जाएगी। आना कहाँ है? भाई साहब, वो रिक्शा के पीछे चलना। मैंने उसका पीछा किया साहब, और जैसे वो रिक्शा से उतरी वो मेरे सामने आ गया। क्या हुआ? मेरी शक्ल भी भूल गई? मुझे लगा कि सादिक ने ही मुझे फोन करके वहां बुलाया है। साहब, मैंने सिर्फ उसका पीछा किया। मैं किसी जुनैद को नहीं जानता। बस मैं अपनी बेटियों के सामने उसे नहीं मिलना चाहता था, इसलिए उसने मुझे धमकाया और अपने साथ ले गया। बैठो। साहब, उस औरत ने मुझे धोखा दिया। मुझे कैद क्या हो गई? ये कहने लगी कि मैं मर गया और वो कामिल के साथ रहने लगी। तुमने कामिल से झूठ क्यों बोला कि सादिक मर चुका था? बोलो। साहब, उस औरत ने मेरे जज्बात से खेला। मैं उसे सबक सिखाना चाहता था, और मुझे पता है वो कामिल को भी उसने पागल बनाया होगा पैसे हड़पने के लिए। ये सच नहीं है। मैं मानती हूँ कि मैंने कामिल से झूठ बोला, पर मैं उससे सच्ची मोहब्बत करती थी साहब। लेकिन तूने उसे ही नहीं, अपनी बेटियों को भी धोखा दिया। फातिमा के होने वाले शौहर के साथ तेरा रिश्ता था। पैसों के लिए अपनी बेटियों की इज्जत नीलाम करती थी, धंधा करवाती थी उनसे। ये झूठ है साहब, ये झूठ है। तो फिर कामिल ने तुझे छोड़ा क्यों? कामिल ने मुझे नहीं छोड़ा साहब, बल्कि मैंने खुद उसको अपनी जिंदगी से दूर कर दिया। उसने मेरे जज्बात से खेला, निकाह तक नहीं किया मुझसे, क्योंकि उसकी नीयत मेरी बेटियों पर थी। माना मैंने कामिल से झूठ बोला, लेकिन सादिक के जेल जाने के बाद मैं कैसे अपनी बेटी और अपना पेट पालती? सादिक के बाप ने भी हमें सहारा नहीं दिया साहब। सब मर्द एक जैसे होते हैं, सब मर्द। कामिल तो सादिक से भी बदतर निकला। सब फातिमा और आलिया मेरी अपनी बेटियां थी साहब, और आप कह रहे मैंने उनका मर्डर किया? फातिमा, आलिया? हाँ, उनका मर्डर हुआ है। मारने से पहले उन्हें बेहोश किया गया। जो फिश करी उन्होंने खाई थी उसमें
पुलिस ने परवीन को सादिक के जुल्मों से तो बचा लिया, लेकिन अपनी बेटियों की हत्या की खबर सुनकर परवीन की हालत और भी ज्यादा दयनीय हो गई। सादिक ने परवीन के साथ किए अत्याचार को तो स्वीकारा, लेकिन ये कबूल नहीं किया कि उसने अपनी बेटियों का मर्डर किया है। परवीन के बयान से शक की सुई कामिल पे भी आई। उसे पूछताछ के लिए तलब किया गया। साहब, आलिया ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया था। मैं उसे अपनी बेटी मानता था। अच्छा, मेरा यकीन करो साहब, उसने मुझे रेप के इस इल्जाम में फंसाकर परवीन की नजर में गिरा दिया और फिर पुलिस कंप्लेंट की धमकी देकर मुझसे 1 लाख रुपए ऐंठ लिए। आलिया की दोस्ती उसके कॉलेज के एक लड़के जिशान से थी। वो उसी से मिलने जाया करती थी। लेकिन आलिया माजिद से भी मिल रही थी। माजिद तो उसको अपनी दूसरी बीवी बनाने की सोच रहा था। ये बिल्कुल झूठ है साहब। अच्छा ये बताओ, उस रात जब तुम घर से निकली थी तो अपनी बेटियों के लिए फिश करी बना के निकली थी? फिश करी? नहीं तो। हाँ, हमारा प्लान था उस रात फिश करी खाने का। हम हर संडे फिश करी खाया करते थे। अम्मी, इसकी जैसी फिश करी और कोई नहीं बना सकता। सच में बहुत टेस्टी फिश करी बनाते हो तुम। मैंने कुछ नहीं किया। सर मैंने सिर्फ फिश करी बनाई थी, मैंने मर्डर नहीं किया साहब। सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने वाकई कुछ नहीं किया है सर। मेरी जमानत तो हो गई, पर मेरे बेटे अभी तक अंदर हैं। ये कल ही जमानत पे रिहा हुई है और आज आप फिर से? आपा को कितनी बार अंदर बाहर कराओगे आप लोग? जीनत, माजिद ने बताया कि तुझे उसकी अय्याशियों की कोई खबर नहीं थी, लेकिन तुझे तो सब कुछ पता है ना? ये किसने फोन किया है? वेंडर का नंबर है। लो चेक कर लो। मुझ पे शक मत करो, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। सिर्फ 20,000? अब और नहीं है मेरे पास, मैं तुमको नहीं दे सकता आलिया। देने तो पड़ेंगे माजिद, वरना मैं तुम्हें मॉलेस्टेशन के चार्ज में अंदर करवा दूंगी। आलिया माजिद को ब्लैकमेल कर रही थी और माजिद ये बात मुझसे छुपा रहा था। मुझे लगा कहीं मेरी हालत मरियम जैसी ना हो जाए, इसलिए उनसे निजात पाने के लिए मैंने असलम को मोहरा बनाया। असलम की गरीबी के फायदा उठाया और नहीं, मैं नहीं कर सकता। देख, एक बार ये काम कर ले, फिर नौकरी छोड़ के चैन से पढ़ाई कर सकता है तू। मैंने किसी तरह असलम को मना लिया था। आंटी कहाँ पे? वो अभी आ रही हैं थोड़ी देर में। तुम रुको, आज फिश करी मैं ट्राई करती हूँ। तुमको देख देख के सीख लिया है मैंने। लाओ। अरे नहीं, तुम रहने दो, आज मैं इसे एक नए फ्लेवर से बनाने वाला हूँ। ओके। इनकी माँ कहाँ है? अरे मुझे नहीं मालूम। अगर वो जिंदा रही तो तेरी फिश करी वाली चाल पकड़ी जाएगी। मैं क्या करूं, वो आई नहीं। इन लोगों ने फिश खा ली। एक काम कर, परवीन को फोन लगा, कब तक आ रही पूछ, और जैसे ही वो आएगी ना उसको भी समझ गया ना। हाँ। और ये अपने फोन से नहीं, उनके फोन से लगा। उठा नहीं रही वो। बस अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। देखो
तुमको जिससे बदला लेना था वो मर गई है। चलो निकलो यहाँ से। गलत रास्ते से कभी किसी की जिंदगी खुशहाल नहीं बनती अम्मी। तुम्हें कामिल जी से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। उन्हें सब सच बता दो। अगर वो सच में तुम्हारी परवाह करते होंगे तो तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन झूठ तू से मुझे समझाएगी? हाँ? और खबरदार, अगर तेरी जबान पर ये सच आया कि तेरा बाप जिंदा है, मुझे माफ कर दे फातिमा। अगर मैंने तेरी बात समझी होती तो। परवीन ने अपनी मुश्किलों का समाधान झूठ से करना चाहा और शायद इसीलिए आलिया को भी ये राह आसान लगी। जैसे गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, उसी तरह से फातिमा भी अपने करीबियों के अवगुणों का शिकार हो गई और परवीन अपने आप को कोस कर भी अब इस कड़वी हकीकत को बदल नहीं सकती। जिंदगी के उतार चढ़ाव से हम सभी गुजरते हैं, लेकिन ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए चाहे हमें संघर्ष के पहाड़ ही क्यों न चढ़ने पड़े, लेकिन झूठ और फरेब के शॉर्टकट्स हम कभी ना अपनाएं। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आप सबसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।